मत किया करो, क्योंकि मैं अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाया हूँ अपने अंदर कि बधाई हो आप दोनों को, शुभकामनाएं। और इन बच्चों को भी इतना मोटिवेशन मिले कि वो भी जो है। एक बार वापिस जोर से तालियां। अब इनको दो देंगे माइक। आप लोगों को कैसा लग रहा है, सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन से बाद क्या चेंज हो जाता है? सर पहले और बाद में मेरा तो ये चेंज हुआ है, पहले मैं डबल था असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, और फिलहाल या तो अब SDM या DYSP वो हूँ। ये जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन के जस्ट बाद कितनी खुशी होती है? सर खुशी वाला तो ये रहता है कि 17 तारीख को रात को 11 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, उसके बाद अभी तक मुझे नहीं लगता सही से ढंग से सो पाया हूँ। क्योंकि लाइफ में जैसे पढ़ाई के अलावा 5-6 साल हो गए, कुछ और किया भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो एक तो वो छूट गया है, तो शायद मुझे लगता है वो भी एक रीज़न है कि नींद नहीं आ रही है टाइम से। और सुबह भी जैसे पहले पढ़ाई करता था तो 8 बजे से पहले नहीं जग पाता था, आज जैसे मेरी 4:30 के आसपास नींद खुल गई, फिर नींद आई भी नहीं। क्या रीज़न? नींद लेने भी नहीं दे रहे फोन वाले से। ऐसा नींद फोन वाले लेने भी दे रहे हैं, वो रात को 1 बजे कॉल करते हैं कि अब हमें पता है आप फ्री हो, अब आपके पास कॉल नहीं आ रहा तो हमारा तो उठाओगे। अरे साहब 1 बजे तो सोने दो यार। तो ये है कि हमारा और थोड़ी देर जैसे सर बात करते जीवन कैसे बदला, जीवन तो ऐसे 100% बदला है। जैसे रिजल्ट आ रहा था ना, तो मैं मेरे रूममेट से यही बात कर रहा था, मैं क्या हमारी रैंक इस बार पता नहीं कर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, तो उम्मीद कर रहे थे कि बस सिलेक्शन हो जाए। तो हम यही बात कर रहे थे कि आज कम से कम 200 टॉप 200 का जीवन तो बदल ही जाएगा। बड़े लकी होंगे वो लोग, अपन तो पता नहीं, अपना तो सिलेक्शन हो जाए बड़ी बात है, लेकिन 200 लोगों का जीवन बदलेगा। तो किस्मत है कि तो 70 लगी, तो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि यार रोल नंबर 5 बार चेक किए कि यार अपने ही है कि नहीं है यार, कहीं ऐसा नहीं है कि। और अब भी जब भी सर की जो अखबार में वो फोटो आती तब सितर देखते तब और कि हाँ स्प्रिंग बोर्ड वालों ने भी चेक कर लिया कि अब तो कन्फर्म अपनी 70 ही है। हाँ, अब आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो? नहीं, ये निशब्द हो गए हैं। अब इनको मोटिवेशन के तौर पे कुछ वैसे ही जो है। नहीं, वो एक तरीका तो ये है कि भाई आप क्वेश्चन बता दो कि भाई आपके क्या डाउट्स है, वो हम पहले सोल्व कर दें, वरना पहले कि हम ही हमारी तरफ से स्टार्ट हो जाएं, हम अपना सब कुछ बता दें, फिर कुछ बचता है तो वही पहले अपनी तरफ से बता दो, ताकि फिर अभी ये तो क्या है, निशब्द से उग रहे हैं। तो हाँ, पहले सर मैं ये बता दीजिए कि ये मैच मेंस वाला है या फाउंडेशन वाला है? फाउंडेशन बैच अभी शुरू ही हुआ है, नया बैच है अभी। इनको जुम्मा कितना महीना हुआ? 1 महीना ही हुआ है, 1 महीना ही हुआ है। अच्छा, ये सारे चॉइस वाले हैं। हाँ। RS चॉइस वाले। तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम रोहित नाम है, और 2018 का बैच था, पहला ही बैच था, 12 जून 2018 का, उसका मैं स्टूडेंट हूँ, फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हूँ। और 2019 तक मेरी कोचिंग चली थी, और फाइनल ईयर में मैंने एडमिशन ले लिया था सर। 19-20 साल का था उस टाइम, एडमिशन ले लिया था। और उस टाइम कुछ ही नहीं पता था कि भाई कैसे क्या करना है, बस आगे थे। और जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी मेरे बारे में 2 दिन से ये पूछ रहे हैं स्ट्रेटेजी क्या है मेरी, मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रेटेजी नहीं रही थी मेरी। सिर्फ एकमात्र स्ट्रेटेजी थी कि जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, मुझे ये था ही नहीं कि RS बनना है, मेरा ये था कि टेस्ट में मेरी रैंक डाउन नहीं होनी चाहिए। RS तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरा था कि टेस्ट में अपन के टॉप 10 नहीं है ना, तो वो बड़ी दिक्कत है। तो मेरा तो आप ज़्यादा सोचो मत RS बनना, आप सोचो कि मेरी टेस्ट सीरीज में रैंक है ना, वो टॉप 10 से बाहर कभी नहीं आनी चाहिए। और आपने ये 1.5 साल फॉलो कर लिया ना कि बस टेस्ट सीरीज में रैंक कम नहीं है, तो आपकी वहाँ कभी कम नहीं आएगी। ये मैं आपको लिख के बोल सकता हूँ, क्यों कॉम्पिटिशन आप स्प्रिंग बोर्ड में कॉम्पिटिशन है, वहाँ भी यहाँ जो रैंक आ रही है वही रैंक आपकी वहाँ आनी है, क्योंकि बच्चे सारे स्प्रिंग बोर्ड वाले ही हैं, आपके वहाँ कॉम्पिटिटर भी यही है और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है दूसरा। कोशिश आप यही करें कि यहाँ रैंक कभी डाउन नहीं, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। और दूसरा है कि वो बुक्स का नोट्स का बड़ा रहता है कि नोट्स पढ़ने से हो जाएगा। कि सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी दिक्कत ये थी कि जैसे आसपास के जो बिना इस कोचिंग के थे, क्योंकि मैंने प्रॉपर नोट्स ही पढ़े, क्योंकि मैं कुछ जानते 22-23 साल का था, तो मैं कुछ जानता ही नहीं था कि मतलब क्या स्टडी वैल्यू एडिशन करना, इतना दिमाग नहीं चलता है। वे नोट्स पढ़ लिए ठीक है, तो
सब लोग ये बोलते थे कि देख रोहित तेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि नोट से रैंक नहीं आ सकती, रैंक के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है। मैंने कहा यार मेरा तो पहले अटेम्प्ट था, ठीक है नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन और सबसे ज़्यादा मेरा दबाव ये था कि मैंने इन लोगों को जवाब देना है कि नहीं नोट से रैंक भी लाई जा सकती है। तो रिजल्ट के बाद में वो बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मैंने कहा देखो नोट से रैंक भी आ सकती है, केवल सिलेक्शन नहीं हो सकता, रैंक भी आई जा सकती है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि किसी के मन में डाउट है कि नहीं नोट से थोड़ी होता, तो मैं ये बोलता हूँ एग्जाम से 10 दिन पहले आप मेरे को नोट सुना देना। इवन मैं तो नोट सुनाना है, आप मुझे नोट्स की हेडिंग सुना देना कि सर ने न्यायिक पुनरोलोक मढ़ाया, उसके बाद में विशेषताएं हैं, उसके बाद में उसकी आलोचना है, उसके बाद में आगे क्या कर सकते हैं। आप मुझे सारे नोट्स की हेडिंग सुना लेना, आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। सर बोले कि नहीं बोले, मेरी गारंटी है कि आप नोट्स की हेडिंग सुना देना मेरे को, तो कि भाई एथिक्स पबेट सबकी हेडिंग्स कि सर ने सबसे पहले लोक प्रशासन की परिभाषा लिखाई है, फिर विशेषताएं लिखाई है, फिर प्रकृति लिखाई है, और फिर आपका सिलेक्शन ना हो। और रैंक थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती थी, उसमें थोड़ा अलग फैक्टर भी काम करता है, लेकिन सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। सर हमेशा बोलते हैं कि भाई इस कोचिंग का योगदान तो 10% होता है, 90% बच्चे का योगदान होता है, कभी वो ये लेते ही नहीं क्रेडिट। लेकिन मेरे केस में सर मैं आपको बताना चाहूँगा 90% कोचिंग काम की है, 90 मेरे सिर्फ 10% है, 90% कोचिंग का काम किया है। अरे ये नाकारे हो जाएंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे। करना है क्या, कोचिंग में जो नोट्स पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ना है। आप ये करो कि 800 में से 600 650 के मैं सीधे क्वेश्चन बता सकता हूँ नोट्स में से आए हुए, हमारे पेपर के भी और पुराने पेपर की, और आप वो उनको नोट्स को भी छाप दोगे ना एज इट इज, और 400 नंबर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। 600 नंबर का 650 नंबर का पेपर नोट्स में से आना ही है, और आप नोट्स छाप दोगे तो 400 नंबर आपके कोई नहीं रोकेगा। और 400 नंबर आपका है ना, तो आपको इंटरव्यू की जरूरत नहीं है कि भाई कितने मार्क्स है, इंटरव्यू डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर क्यों इधर उधर भागना। और आप ये मान के चलो ना कि यहाँ विजय सर आ रहे हैं, दिलीप सर आ रहे हैं, ये इतनी सारी किताबें पढ़ के आए होंगे, और अपन को मान के चलो इनसे ज़्यादा अपन होशियार नहीं है, इन्होंने जो बातें लिखवा दी उनसे ज़्यादा अपन नहीं लिख पाएंगे किताबें पढ़े, फिर क्यों मेहनत करना भाई। अपन ने इनको इतने पैसे दे दिए तो फिर ये अच्छा ही लिखवाएंगे। मैं तो ये मानता था सर, इनका इतने पैसे लिखवा दिए तो राजीव सर 10 किताबें पढ़ के आएंगे, अपन क्यों पढ़ें। अपना काम है, राजीव सर ने जो 10 किताबें पढ़ी है उनमें से जो लाइनें उन्होंने उठाई है वो अपन लिख देंगे। तो वो मेरा तो ये ट्रस्ट पूरा था कि नहीं सर बोलते भी थे ना कोई किताब एक पॉलिटी वाली जरूर सर लक्ष्मीकांत बोलते हैं कि कभी कभी पढ़ लिया, अगर वो सर क्या लिखवाते ही नहीं है कि नहीं मैं अब नीति नहीं दे सकता, तो सरकार क्या करी वो वहाँ से लिख लेना, तो उस चक्कर में खरीदनी पड़ी। बाकी मेरे रूम में एक भी किताब नहीं है सर। वो सर तो कई बार बोलते हैं कि ये प्रस्तावना आलोचना वहाँ से लिख लेना, तो फिर क्या करें, तो इस वजह से मेरे को वो लानी पड़ी। बाकी नोट्स एकदम प्रॉपर काम सुनते, और मैंने आपको वो एश्योरेंस दिलाई है कि कोई बच्चा उसकी गारंटी मेरे से ले सकता है। आप हेडिंग सुना देना, और आपका नहीं है तो वो मेरी गारंटी है। बाकी अंकित जी भी आपको इनकी मेरे से 66 है, ये भी इनका भी शायद फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है, ये भी आपको बहुत अच्छा बताएंगे। मेरा नाम अंकित कोड़ी है, 66 रैंक है इस बार। लास्ट टाइम जैसे मेरी ये जर्नी है वो 2018 अप्रैल में शुरू हुई थी, तो उस समय से जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की तो उस टाइम मैंने सेल्फ ही की थी पहले, तो मेरी 871 रैंक रही। तो 871 रैंक क्यों रही, उसके पीछे रीज़न था मेरे 4th पेपर में 81 नंबर थे मात्र, और उसके बाद भी मैं मतलब 871 रही, तो इसका मतलब ठीक ठाक था मेरा प्रयास, मेरे को ये लगा। तो फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद इस बार मैंने मतलब आप में से हिंदी मीडियम के कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके, तो आपको मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ भाई। इस बार भी मेरे है ना 4th पेपर में 105 से ज़्यादा नहीं है, और फिर भी 66 है। क्योंकि अपने साथ है ना जो सबसे बड़ी समस्या है ना वो इंग्लिश को लेकर रहती है। कोई 4th पेपर है, 30 नंबर आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, मुश्किल से होता होगा। क्योंकि मेरे लिए ये टास्क था, अगर 30 आ गए ना इंग्लिश में तो 100 में तो आ जाऊंगा कम से कम। तो यही रहा। और सबसे बड़ा मेरा ये मानना है कि मतलब जीवन में मतलब जो आरएस का एक तो सिलेबस भी है ना, जैसे आरपीएससी, अपन कितने भी जैसे आरपीएससी को गाली दे लें, लेकिन जो आरपीएससी का आरएस का सिलेबस डिज़ाइन किया है ना सर, वो इतना अच्छा सिलेबस है कि अगर अपन जीवन में सफल मतलब आरएस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक भी नहीं आ पाए ना, तो जीवन में ज़रूर सफल होंगे अपन। क्योंकि जैसे एथिक्स भी इसमें है, लॉ भी है, अपने जैसे पोक्सो एक्ट है, और महिलाओं से संबंधित जो भी एक्ट्स हैं वो इसमें अपन पढ़ते हैं। कितनी जागरूकता मिलती है, इससे पहले मेरे को नहीं लगा कि मैंने पढ़े थे ये, और इतनी अच्छी तरीके से। तो मेरा ये मानना है कि जीवन का जो अपना मूल उद्देश्य है ना, वो मात्र ये नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरे को रैंक आ जाए टॉप 10 में, टॉप 100 में। उसके बाद भी जीवन है और उसके पहले भी जीवन है। अपने को जीवन में अपनी एक तो मौलिकता नहीं खोनी चाहिए, दूसरा अपने को ये रखना चाहिए कि भाई मेरे को जैसे मेरे टॉप 10 में रैंक आ जाए, फिर भी जिन लोगों का मेरे जीवन में जो योगदान रहा है अच्छा, मेरे बुरे समय में जो लोग साथ रहे हैं, उन्हें मैं मतलब पूरी तरह से अपना
मतलब सर्वस्व देने का प्रयत्न करूं। और सर वो पढ़ाई के बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पास वाकई गोल्डन टाइम है। प्लीज़ फाउंडेशन मेंस वाले बच्चों के लिए हो सकता है वो थोड़ी समस्या 3 महीने का समय, लेकिन आप इस समय को मत गंवाना। आपके पास जो ये समय कभी नहीं आएगा। आप मौज मस्ती में क्लास में आप इससे ज़्यादा सीरियस नहीं रहते तो वो बहुत बड़ी गलती है। और आप एक दिन फील करोगे, वो तब फील करोगे जब आपका कोई साथी लगेगा ना, तब कोसोगे खुद को कि अरे यार पास वाला था, लग गए यार, अपन रह गए, अपने साथ ही था। और एकदम एवरेज, आप में से खूब एवरेज स्टूडेंट लगेंगे, वो तब आप खुद को कोसोगे कि अरे यार मतलब इससे तो ज़्यादा डिजर्व करता था मैं, बस वो मौज मस्ती में बिना सीरियसनेस के रह गया। प्लीज़ या तो आप कोचिंग ज्वाइन ना करें या तो तैयारी करें ना। और जब एक बार सोच लेना करना है तैयारी, फिर मैच्योरिटी दिखाएं, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएं। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा कम उम्र के लोग मतलब बच्चे आ रहे हैं, बट प्लीज़ मैच्योरिटी यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैच्योरिटी दिखाएं। और ये समय खराब नहीं करें। ये फाउंडेशन वाला समय आपके पास कभी नहीं आएगा और हमेशा मिस करोगे कि उस टाइम काश पढ़ लेते ना तो सब कुछ, वरना प्री के बाद पूरी दुनिया पढ़ती। 6 लाख लोग पढ़ते हैं प्री के बाद जिनका मेंस होता है वो 3 महीने सब पढ़ते हैं। कोई मूर्ख नहीं है जो उस टाइम नहीं पढ़ता है। लेकिन जिन्होंने शांति काल में मेहनत की है ना, वो वाकई आपको बहुत ज़्यादा पे करेगी, बहुत ज़्यादा पे करेगी। और आपके लिए तो बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ आपको नवीन सर खुद टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देते हैं, आपको तो बस 7 दिन में वो एक सब्जेक्ट पढ़ना है, बस उतना कर लीजिए। आपका सिलेक्शन फाउंडेशन बैच वालों का तो एकदम कंफर्म होता है। हमारे F1 F2 बैच फाउंडेशन में से खूब सिलेक्शन हुए सर। उसका एक यही कारण था कि टेस्ट सीरीज को शेड्यूल देते थे, खूब टाइम है अपने पास, आराम से अच्छी चीज़ें समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो प्लीज़ इस टाइम का ज़रूर यूटिलाइज करें प्लीज़। और खूब सारे मिथ चलते हैं, उनसे दूर रहें कि भाई इसमें RS में तो वो 30-30 साल वाले लगते हैं, 35-35 साल वाले लगते हैं, पुरानी जॉब की। ऐसा कुछ नहीं है। मैं 23-24 साल का हूँ और ऐसे मेरे साथ में खूब सारे हैं जो उसमें एज फैक्टर कोई मायने नहीं रखता। आपने अगर सीरियसनेस दिखाए ना तो आप 21 साल के हो तो आपको कंफर्म सिलेक्शन होना ही है। तो ये मिथ विथ कुछ काम के नहीं है। आप बस पढ़ाई करते रहें, एज वेज कोई काम की नहीं है। आप अगर पढ़ोगे तो आपका कंफर्म सिलेक्शन होगा। और आपने अगर अपनी पढ़ाई के साथ जस्टिस किया, न्याय किया, तो कोई नहीं रोक पाएगा। इतनी ईजी प्रोसेस है ये। बस वो है कि आपको थोड़ा कंटिन्यूटी रहनी है, थोड़ा सा हार्डवर्क करना है, बाकी कंफर्म सिलेक्शन है इस प्रोसेस में। इतना ईजी पैटर्न सा है कोई नहीं है। बस आपने साल भर अच्छे से मेहनत की तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस टाइम का जरूर यूटिलाइज करना प्लीज़। और कोई कुछ पूछना चाहे तो हाँ। एक्चुअली ये समय निकलता, आपको इतना बड़ा सिलेबस है, 2 साल तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कैसे निकल गया 2 साल। तो हमें तो अभी भी लगता है, जैसे मैं इसमें अभी भी मेरे टेस्ट सीरीज दे रहे, पिछला टेस्ट था मैंने दिया था, तो अभी भी मेरे को लगता है थोड़ा सा मेंस और आगे चला जाता ना ये जनवरी वाला, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं था तब तक। मैंने कहा ये अगर फरवरी में हो जाता तो मजा आ जाता। तो आपको तो ये आप छोड़ो, साल कैसे लगेंगे, कैसे निकलेंगे RS के, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तब आप खुद चाहोगे कि यार ये 2-4 साल तो कम है। साल जब सर कहते हैं ना कि RS वाले तो कभी तैयारी खत्म ही नहीं होती। 25 साल दे दो ना, तब भी ये कहेंगे अरे यार 2 साल और 1 महीना और, तो समय निकल। अगर आप मोटिवेटेड हो और आपको ऐसा लगता है ना कि जीवन में अगर RS नहीं मिला तो वाकई कुछ कमी रहेगी। मेरे केस में ऐसा ही था कि मैं पहले LDC जॉब था, मैं छोड़ के आया था कि मतलब, और सामान्य परिवार में नौकरी छोड़ना बड़ा स्टेप। घर वालों ने 6 महीने बात भी नहीं की और कहा था कि भाई सगाई नहीं होगी, आ तो छोड़ रहा है तो कल को सगाई नहीं होगी। तो लेकिन फिर भी मैं होता है ये सर, सामान्यतः यही होता है। अब अच्छी जगह होगी। तो बिल्कुल मैं उस टाइम छोड़ के आया था और वो टफ डिसीजन था मेरे लिए। मतलब आज तो मुझे बहुत छोटी जॉब लगती है कि ठीक है छोड़ दिया, लेकिन उस टाइम के लिए वाकई डेयरिंग डिसीजन था। वो तो वो छोड़ गया। तो अगर, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जीवन में अगर RS नहीं मिला तो मेरे जीवन में हमेशा वो रह जाएगा कि अरे यार नहीं, मेरे लिए वो जीवन मरण का प्रश्न था कि नहीं मुझे करना ही है। तो फिर ये समय कैसे लगता है, ये मोटिवेशन बहुत छोटी चीज़ें हैं कि जब आप उसकी बाद की लाइफ देखोगे आप क्या बन रहे हो यार, उसकी आप लिटरली राजा बनते हो। इस जमाने के राजा वही हैं, SDM, DSP, RTS, तहसीलदार, ये RS वाले वाकई राजा हैं। और राजा बनने के लिए यार इतनी मेहनत तो लोग, आप देखो ना कि अपन 500 रुपये देते हैं, अपन के घर पे काम करने वाला आता है, वो पूरे दिन काम करता है हार्डवर्क, और वो आज से नहीं कर रहा, वो 10 साल से भी कर रहा है, और अपन क्या देते हैं उसको 500 रुपये, 1000 रुपये, और अपन को क्या बना रहे हैं राजा। और उसके लिए अपन इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते, 2 साल मोटिवेटेड नहीं रह सकते राजा बनने के लिए। तो फिर तो यार आप खुद सोचो ना, आपके बदले में क्या मिल रहा है यार। उसके लिए तो ये मेहनत बहुत कम है, सीरियसली बहुत कम है कि आपको 2 साल इतना पढ़ के आपको इतना कुछ बना रहे हैं, ये कम है। आपको कम 10 साल लगना चाहिए, तब जाके आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए। सीरियसली सर, कौन बनाता है यार। आप देखो तो आपको मिल क्या रहा है वो सोचो आप, और उसके बदले में आप करवा क्या रहे हैं आपको कि आप ऐसे में बैठो, लाइब्रेरी में बैठो, पढ़ लो, कौन सा हार्डवर्क करवा रहे हैं। तो इतना तो डिजर्व करती है RS जो पोस्ट ना, वो खुद डिजर्व करती है ये मैंने तो 3-4 साल वाली। तो इसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें, बिल्कुल आप मोटिवेटेड रहेंगे।
और देखो टाइम जो है ना, जिंदगी खूब है, 80-90 साल की जिंदगी है, उसमें 2, 3, 4, 5 साल कोई मायने नहीं रखते। पहले मुझे भी लगता था जब तैयारी करता था तब कि इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, और अब लगता है ले अभी पहाड़ जैसी जिंदगी आगे और पड़ी है, क्या करें इन सालों का। ठीक है, तो इसलिए क्या पैसा, अच्छा जैसे कि शुरू के 1.5 साल जो कोचिंग वाला चला था उसका बड़ा क्लियर था कि भाई कोचिंग आना है, जो कोचिंग वाला टाइम कोचिंग आना है, और बाकी टाइम में मेरा सबसे पहला शेड्यूल ये रहता था कि जो कोचिंग में पढ़ाया है वो सबसे पहले जाते याद हो जाए। कि भाई आज सर ने 4 पेज लिखे, वो 4 पेज मैं कोशिश ये करता था कि वर्ड टू वर्ड याद रहे, कम से कम उस दिन तो वर्ड टू वर्ड याद रहे। उस दिन तो मेरे को वो 5 पेज की भाई वर्ड टू वर्ड कल सर पूछ लेना, और मेरे में से होड़ सी रहती थी कि क्लास में मैं बताऊंगा सबसे पहले 5 पेज। जैसे राजवीर सर है, बाकी सर आते सबसे पहले पूछते हैं कि भाई कल क्या पढ़ा, और मेरे में बड़ा वो था कि नहीं सर मैं बताऊंगा, और सर मेरे से फिर तो लास्ट में पूछने बंद कर दिया कि नहीं तू मुझे पता है, तुझे आता है, तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा। तो वो होना चाहिए कि आज जो पढ़ाया वो 5 पेज पढ़ने, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो पीछे से शुरू करो, वापस पहले पेज से, और कोशिश ये करो कि मुझे पूरा रजिस्टर याद होना चाहिए। और ये सोचना जरूरी है, कुछ लोग तो इस वजह से ही नहीं करते कि आपको रजिस्टर पूरे थोड़ी याद होते हैं। अगर वो आपको याद हो सकते हैं, ये मानो जिस दिन इस माइंडसेट से बाहर निकल गए ना कि याद हो सकता है, तब याद होना शुरू हो जाएगा। और आप ऐसे पहले ही सोच लोगे कि यार ऐसे कोई रजिस्टर थोड़ी याद होते हैं, लेकिन होते हैं। मेरे से नहीं हुए, मैंने आसपास में 10-15 लोग खूब ऐसे जो पढ़ने वाले उनको याद होते हैं। सर आप उस माइंडसेट बना लेते हो ना कि याद करना है, तब याद होते हैं। बस अभी आप कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, आप ये सोचें कि अगर मैंने कोई लाइन नोट्स में लिखनी है, फिर वो चाहे मुझे आज पूछे, चाहे 6 महीने बाद पूछे, चाहे रात को कभी पूछे, वो लाइन मुझे याद रहनी चाहिए। बस कि नोट्स में या तो लाइन लिखो मत, और नोट्स में कोई लाइन लिख ली, फिर आपको चाहे कभी भी पूछे वो, फिर वो याद रहनी चाहिए। बस आप जब तक कोचिंग खत्म नहीं है तब तक आप सिर्फ यही स्ट्रेटेजी अपनाएं। और जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट है ना, मंडे को टेस्ट हो, उसको टारगेट करें। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव उसको टारगेट करें। बस अभी 1.5 साल आप और कुछ ना सोचें जब तक कोचिंग चल रही है तब तक। और 4th पेपर वाला जो सर बता रहे हैं वो साथ साथ रखें। हाँ, एक आंसर राइटिंग का बड़ा हवा है, जबकि मेरे को तो आंसर राइटिंग का इतना कुछ लगता ही नहीं। आरएस इतना सिंपल है, इसमें आंसर राइटिंग का ज़्यादा रोल है ही नहीं। आपने नोट्स याद कर लिए ना, तो आपको बस वो एज इट इज लिखना ही है। आंसर राइटिंग सर खुद बताते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, इसको छापना है। सीरियसली यही आता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। सर आपको जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सरकार ने अभी तक कौन कौन से प्रयास किए नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए। सर बोलेंगे इसके 12 पॉइंट लिखना है, क्वेश्चन यही आता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया। सर आराम से आपको नोट्स में लिखेंगे कि परंपरागत प्रशासन में विकास प्रशासन में क्या अंतर है, क्वेश्चन यही आएगा कि परंपरागत विकास में इसमें क्या अंतर है। सर एथिक्स वाले बताएंगे गांधी जी के ये 7 पाप है, क्वेश्चन यही आता है गांधी जी के 7 पाप क्या है, तो उसमें क्या है जो लिखा है, सर ने लिखा है 7 पाप, उनको लिखना है, बस बात खत्म। और आंसर राइटिंग जैसा क्या कुछ नहीं है। बड़े वाले क्वेश्चन में अभी तो नए हो वैसे पता नहीं, बड़े वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर राइटिंग होता है, उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी एक बार परिभाषा लिख दें, फिर जो पूछ रहा है विशेषताएं पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, उनको लिख दें, और हल्का सा लास्ट में कंक्लूजन लिख दें कि हम इतने ऐसे प्रयास करके इसको और अच्छा कर सकते हैं। बस सिंपल। और ज़्यादा आंसर राइटिंग जैसा कुछ नहीं है। एक बार सिर्फ कंटेंट याद करने पे फोकस करो। कंटेंट याद होगा ना तो आपका दिमाग अपने आप काम करने लग जाएगा कैसे लिखना है। कंटेंट याद नहीं, और अपना आंसर राइटिंग के पीछे भाग रहे हैं, क्या लिखोगे वहाँ पे, मतलब आपको उसकी परिभाषा पता ही नहीं है, आपको उसकी विशेषताएं पता ही नहीं है, और आंसर राइटिंग कैसे करें वो नहीं हो सकता। एक बार सिर्फ याद करने पे फोकस करो, कंटेंट याद होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी लाइन मुझे कब लिखनी है, अपने आप वो प्रैक्टिस में आ जाएगी। क्योंकि टेस्ट हो रहे हैं हर साल, हर वीक टेस्ट होते हैं, तो हर वीक टेस्ट में आप जैसे जैसे पहले गलत लिखोगे, अपना वो जो टेस्ट सीरीज चेक करने वाला बता देगा कि इस लाइन को पहले लिखो, पहले लाइनें तो याद हो, वो तो बाद की बात है कि लाइन कौन सी पहले लिखनी बाद में, लाइनें तो याद है ही नहीं, अपन ये सोच रहे हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आप पहले कंटेंट याद करने पे फोकस करो, अपने आप वो आ जाएगी आंसर राइटिंग वाला। इतने टेस्ट होंगे कि आपको जरूर पता ही नहीं चलेगा कब आप परफेक्ट हो जाओगे आंसर लिखने में। करंट अफेयर्स ऐसा है कि मेंस में करंट अफेयर्स का बहुत कम रोल ही नहीं है। लोग पता नहीं, एक है सर ये अभी से ये देखना दृष्टि आई है इसकी, वो बड़ी बड़ी ऐसे मैगजीन आ रही हैं, क्रोनोलॉजी आ रही है, उनको रट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ नए नए बच्चों, उनको मैं क्यों माहौल बना होता है कि सिविल सर्विस में करंट का कितना, वो यूपीएससी में योगदान है, यूपीएससी में वाकई योगदान है। और जो इस आरएस मेंस में ना, आरएस मेंस में करंट का बिल्कुल ही योगदान नहीं है, सिर्फ आईआर में, आईआर भी आपको रेडीमेड देंगे सर, आप तो बिल्कुल प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सीरियसली अपन क्यों, विकास सर और विजय सर इसी में लगे हुए हैं कि आपका जैसी एग्जाम होगा 1 महीने पहले आपको पकड़ा देंगे कि ये करंट के मुद्दे हैं, ये अभी अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयाँ चल रही है, इनको याद कर लेना, उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। सर ने हमें पिछली बार बताया था, मैं तो कोई करंट का कोई तैयार नहीं करके गया था। सर ने कहा था क्वाड पढ़ लेना, इजराइल का इनका युद्ध पढ़ लेना, क्वाड 10 नंबर में आ गया था, जो सर ने बताया वो आ गया।
भाई सर से ज़्यादा तो अपन एनालाइज नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आप विजय शेखावत सर से ज़्यादा एनालाइज कर सकते हो कि भाई कौन सा, जब उन्होंने एनालाइज करके बता दिया 100 पेज कि ये IR के पेजेस है, ये अभी मुद्दे चल रहे हैं, इनको याद कर लेना, बात खत्म। और कोई मेंस का क्वेश्चन, मेंस में करंट का 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है और उसके लिए ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और प्री में जरूर करंट अफेयर का रोल है, प्री में भी फ्री ऑफ कॉस्ट विकास सर अपन के, चिंता मत करो, आपको आराम से रटवा देंगे। ये करंट अफेयर्स के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पर आराम से फ्री में पढ़ाएंगे विकास सर पूरा करंट अफेयर्स, वो प्री में ही काम आता है। मेंस के लिए आप ज़्यादा दिमाग नहीं ले, बस थोड़ा सा कि आप धीरे धीरे जैसे आगे पढ़ोगे तो कि जैसे भाई सर ने न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ाया, न्यायिक सक्रियता पढ़ाई, तो एक बार नेट पे डाल देंगे न्यायिक पुनरावलोकन UPSC करके, ताकि हाल ही में कुछ एग्जाम्पल्स, कि हाल ही में न्यायिक पुनरावलोकन को एग्जाम्पल आया है, सरकार को जजमेंट, उसको ऐड कर लें, समझ गए भाई। मूल अधिकारों के संबंधित में कोई वर्डिक्ट आया, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, ज़्यादातर पॉलिटी का हो सकता है और साइंस टेक का हो सकता है, तो उसमें आप उसको लिख दें सिर्फ क्रोम पे जाके कि UPSC, आगे क्रिप्टो करेंसी UPSC, तो हाल ही में सरकार कोई प्रयास कर रही है तो उसको एड ऑन कर लें, बस इतना ही बहुत है। और बाकी कोई एज इट इज सिर्फ करंट पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मैम हिंदी के लिए तो जैसे बुक तो है ही, राघव प्रकाशन हो तो सबके लिए मस्ट है ही। उसके अलावा अपन जैसे निबंध है उसमें ज़रूर अपने को राइटिंग स्किल है उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि उसको अपन 15 नंबर तक ले जा सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जैसे छोटे टॉपिक है, अपने छोटे सब्जेक्ट है, उनके बराबर का वेटेज रखता है। तो एक तो अपन ये कर सकते हैं, इसके अलावा इंग्लिश आपकी अच्छी है ही तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उससे जो वर्ड पावर है उसमें ये रख सकते हैं अपन, जैसे उसको रिवाइज है ना, वो एक पैटर्न बना के कर सकते हैं। जैसे आज जो पढ़ा उसको कल भी 10 मिनट दें अपन, उसके बाद ये रिवीजन है वो चलता रहे, तो उसके बाद 100% तो देखो संभव नहीं है, फिर भी जैसे 70% भी अगर अपन उसको कवर अप कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा अपना। जो 4th पेपर वाली बात है, अभी से आप तो अभी मतलब ऐसे है कि अभी से आप 10-10, 15-15 पर्यायवाची विलोम शब्द अभी से याद करना शुरू करें, क्योंकि मेंस में ये बड़ा टाइम खाते हैं और बड़ा फ्रस्ट्रेशन देते हैं कि 3 महीने में कि अपन बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, मेंस की तैयारी के नाम पे विलोम शब्द याद कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है भाई। उस टाइम कुछ बारी बारी चीज़ें पढ़े ना, तब मन भी लगा रहता है कि हाँ भाई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, भाई विकास प्रशासन पढ़ रहे हैं, ये बातें पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं, वहाँ बैठे बैठे लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो, विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो अपन खुद भी कॉन्फिडेंट हो। तो अभी से आप कोशिश करें, कोई भी बुक लें हिंदी की, कोई भी बुक लें, 10-10, 15-15 रोज याद करें, जब भी ब्रेक मिलता है आप इससे पूछ लें, आप इससे पूछ लें, विलोम शब्द पर्यायवाची याद करें। बाकी जो निबंध वगैरह की आप जब मेंस इतना पढ़ोगे ना, तो निबंध वगैरह आपको पता भी नहीं चलेगा कब। आप जब तीनों पेपर की तैयारी करोगे ना, तो इतने टॉपिक्स हैं, इतनी वाइड चीज़ें हैं कि आप आराम से 100-200 शब्द तो किसी भी टॉपिक पे लिख पाओगे। अगर आपने ईमानदारी से नोट्स भी याद किया ना, तो कोई भी ऐसा निबंध नहीं है जिस पे आप लिख नहीं पाओगे। जैसे इस बार वाला निबंध था, एक तो राजस्थान की संस्कृति पे था। अब जो राजस्थान की संस्कृति इतना बड़ा पोता पढ़ लिया, तो उसके ऊपर अपन 100-200 शब्द नहीं लिख सकते क्या? पिछली बार न्यायिक सक्रियता का था तो सर अपन को आराम से 3-4 पेज पढ़ाते हैं। सोशल मीडिया का था तो सोशल मीडिया अपन टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। तो निबंध मुझे नहीं लगता कोई भी टॉपिक ऐसा होगा जो आपने GS में नहीं पढ़ा हो आप, और वो GS वाली बातें लिखोगे ना तो वो और ज़्यादा इंप्रेस होगा कि अरे यार इतनी टेक्निकल बातें लिख रहा है ये तो, वरना क्या सामान्य बातें लिखें तो फिर भी मार्क्स नहीं मिलते। आप तो अगर वो टेक्नोलॉजी वाला सोशल मीडिया लिखोगे ना कि सोशल मीडिया क्या परिभाषा है कौन, तो और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये कंपोजिशन पार्ट की निबंध कौन से क्या लिखने, वो तो आप जब तीनों पेपर अच्छे से करोगे ना तो अपने आप वो समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ग्रामर के लिए अभी से जरूर वो संधि विजय, और आपके छोटी मोटी वैकेंसी में भी काम आएगी, तो कॉन्फिडेंस बना रहता है भाई SI में सिलेक्शन हो गया, पेपर भी पास होता था। छोटी मोटी वैकेंसी में तो ये अभी से, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा मुद्दा है कि आप इसको 2 महीने में या 5 महीने में तैयार नहीं कर सकते हैं। ये अभी से आप थोड़ा थोड़ा कि भाई, वो सर वैसे क्लासेस लगेगी हिंदी इंग्लिश, आप चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग बोर्ड हिंदी इंग्लिश पढ़ाता नहीं है, वो पढ़ाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। तो उस टाइम ध्यान रखना। और अभी से विलोम शब्द को और क्या ही पढ़ाएंगे सर, तो अभी से थोड़े थोड़े एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करते रहें बस। हाँ मैं मैं समझ गया बात, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ इस बात में। अखबार का ऐसा है कि अखबार पढ़ना है, उसके कोई नोट्स नहीं बनाने आपको, उसके 2 घंटे नहीं करने, पढ़ना है। समझ में नहीं आ रहा कोई बात, जैसे जैसे इकोनॉमी होगी आपकी, जैसे जैसे पॉलिटी होगी, तब आपको समझ ना लगेगा, तब आप उसको कनेक्ट करोगे। अरे यार रेपो रेट ऐसे हो गई, अरे आंसर बता तो रहते रेपो रेट क्या। फिर आप क्या, जब वापस नोट्स पढ़ोगे ना तो नोट्स अच्छे से याद हो पाएंगे। और जब आप उस अखबार को पढ़ते हो तो आपके शब्द ना, आपकी वोकेब अच्छी हो जाती है, आप बहुत भारी भारी शब्द लिखने लगते हो, मतलब जो ऐसे लगता है कि हाँ RS की तैयारी करो। तो नहीं, अखबार पढ़ना, अखबार से एक तो आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो अच्छा हो जाएगा, आपको थोड़ी जानकारी रहेगी। जब आपको सर क्लास में पढ़ाएंगे ना चीज़ें, भाई करंट वाली चीज़ें सिलेबस में तो है ही है, तो जब सर पढ़ेंगे तो आप कनेक्टेड फील करोगे। भाई आप रेपो रेट वहाँ नाम पढ़ोगे, आप 10 दिन से नाम पढ़ रहे हो रेपो रेट, और जिस दिन क्लास में सर बताएंगे कि रेपो रेट ये होती है, प्रतिभूति ये होती है, तब आप सोचोगे अरे यार उस दिन नाम आया तो था, और फिर आगे से कभी नाम आएगा तो आप कनेक्ट कर पाओगे उनको, समझ रहे हो। तो अखबार
इतना टाइम नहीं देना, 2-2 घंटे वो यूपीएससी के लिए शायद मुझे लगता है ज़्यादा वैल्यूबल है, पर आरएस में इतना नहीं, बट उसको पढ़ना जरूर है। एक बार पढ़ लेता तो थोड़ा ठीक रहता है कि आपकी वो बच्ची हो जाती है, आपकी मतलब भाषा शैली वगैरह और चीज़ों से कनेक्ट फील करते हो। इनको अखबार पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अखबार तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जनरल अवेयरनेस इतनी कमज़ोर है। आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम से बाहर निकलते नहीं है, सोशल मीडिया, समाज में आसपास क्या घटित हो रहा है, तो ये सामान्य अवेयरनेस जो है वो इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें रोजाना आधे घंटे अखबार पढ़ना चाहिए, और उसमें तुम्हें जो पेज सही लगे वो भी पढ़ लो। हाँ, संपादकीय के पेज जरूर पढ़ें, उसमें उससे कि आपको शब्द मिलते रहेंगे, समझ में आ रहा है इस चीज़ ऊपर उठ जाओ। जब जिस दिन कोचिंग खत्म हो गई नहीं, उस दिन पूरा अखबार समझ में आ जाएगा। 1.5 साल बाद में जब खत्म हो जाएंगे ना, तब पूरा अखबार समझ में आएगा। बच्चे पूछते हैं तहसील क्या होती है, एक बार पढ़ें, पंचायत समिति क्या होती है। ये भी सर क्लियर करेंगे। जब क्लासे लगेगी तो सर बताएंगे पंचायत समिति क्या होती है, तहसील क्या होती है, तहसील के क्या काम होते हैं। ये भी कोचिंग पढ़ाए, कोचिंग तुम्हें सब कुछ करवा देगी फिर भी, लेकिन तुम पढ़ते रहे। तो इनके तो हाल ऐसे हैं कि अभी भी इनको पूछ लो कि विधानसभा, बताता हूँ ना विधानसभा, तो मैं इनको कहता हूँ तुम में से किसी ने विधानसभा विधायिका, जब भी मैं कहूँ विधायिका, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में विधानसभा दिखनी चाहिए। तो तुम में से देखी है किसी ने, तो 80% लोगों ने अभी तक विधानसभा नहीं देखी है। ईमानदारी से 80% है, तुम में से हाथ खड़े कर दो कितने लोगों ने विधानसभा नहीं देखी है। कोई यूँ शर्माने की जरूरत नहीं है, देखो खूब सारे हैं, तुम ऐसे यूँ डरो। कोई बात नहीं सर, डांटो मत बच्चों को, नए बच्चे जरूर सीख जाएंगे आपके सानिध्य में आ गए और सब विधानसभा देख लेंगे। इनको तो अभी जो है 1 महीना ही हुआ है, ठीक है, बाकी 6 महीने से जो आ रहे हैं ना, उन्होंने भी नहीं देखी। 50% क्लास में जो 6 महीने से जयपुर में रह रहे हैं, तो विधानसभा नहीं देखी, तो अब विधायिका क्या समझाए इनको। इसलिए हमें वो बचपन वाला याद आता है। हमें टीचर पढ़ाते थे, वो कहते थे अ से अनार, हम कंफ्यूज, एक तो अ क्या होता है, एक अनार क्या होता है। पहले एक समस्या थी, अब 2 हो गई। तो वैसे ही इनको जैसे कहते हैं विधानसभा, तो ये और कंफ्यूज हो जाते हैं, ये और क्या है। तो इसलिए न्यूज़पेपर तुम लोग जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, ताकि तुम्हारी जो समाज के बारे में सामान्य जानकारी है, जो तुम्हारा बेसिक व्यक्तित्व जो बन सके, इसलिए तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। थोड़ी क्यूरियोसिटी रखें, अखबार में कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है उसको गूगल पे सर्च कर लें। आजकल तो सबकी हिंदी मीनिंग वो सब पता रहता है कि भाई कोई भारी शब्द है समझ में नहीं आया तो उसको सर्च कर लिया। तो थोड़ी ये क्यूरियोसिटी रखें नए नए शब्दों को जानने की। बाकी वैसे मैं बता रहा हूँ, कोचिंग खत्म होगी तब तक आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। सर तो ऐसे ही डांट रहे हैं आपको, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल। अभी आप वैसे शॉर्ट नोट्स का ज़्यादा लोड ना लें, बाकी शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जब आप मेंस लिखोगे ना, तो शॉर्ट नोट्स तो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि 2 दिन में 4 पेपर होते हैं। तो आप कैसे रिवाइज कर पाओगे? तो आपके हर सब्जेक्ट के 5-6 पेज जिसमें हेडिंग्स कम से कम हो, ताकि दिमाग में फ्रेमवर्क करें। अभी आप इतना लोड ना लें शॉर्ट नोट्स का, अभी तो आप लॉन्ग नोट्स ही याद करें पूरा एज इट इज़। और जब आप एक बार इनका 10-15 बार रिवाइज कर लोगे, 10-15 बार आपके टिप्स हो जाएंगे, तो वो अपने आप शॉर्ट नोट्स बन भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन बनाने जरूर है। जब आपका बैच खत्म हो जाए, थोड़ा बहुत टाइम मिले, या कोई भी सब्जेक्ट आपको लगे कि नहीं मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो गई है, मैंने 5 बार रिवाइज कर ली, या अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो 5-6 बार रिवाइज हो गया, तो जब भी छुट्टियाँ, दीपावली की छुट्टियाँ आती है, कभी कभी सर्दी की जब भी छुट्टियाँ आती है, उस टाइम उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स हमेशा काम करते हैं और बनाने हैं, सबको बनाने हैं। अभी आपको कहा था ना थोड़ी देर पहले कि आप एग्जाम से 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले केवल हेडिंग्स बता देना, कहा था ना, और फिर कि मैं आपकी सिलेक्शन की गारंटी ले लेता हूँ, तो वो उसमें इंक्लूड था। ये शॉर्ट नोट्स ही है। वही बात है, हमने बनाया था। जैसे एथिक्स के में 4 पेज में यही लिखा था, गांधी जी के 7 पाप क्या, उनके नाम लिख दिए, गीता क्या शिक्षा है, वो क्वेश्चन यही आया था गांधी जी के 7 पाप, तो उस सीधा सीधा याद आ गया, पढ़ा हुआ था। जस्ट एग्जाम बीच में 2 घंटे गया तो जस्ट पढ़ के गया था, जस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया। भू पार्क वाला सिलेबस सीधे सीधे लिखा था, भू पार्क की 11 साइट्स क्या है, वो शॉर्ट नोट्स में लिखी हुई थी, वो सीधा क्वेश्चन आ गया। तो वो फिर आप एज इट इज बातें लिखते हैं ना, तो फिर मार्क्स मिलते हैं। तो वो फिर 2 घंटे पहले आपने कोई चीज़ पढ़ी, वो हाथों हाथ एग्जाम में डिलीवर करनी है, तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स वाला आप बनाना जरूरी है। अरे इंटरव्यू वाला प्लीज प्लीज, इंटरव्यू नहीं, अभी इंटरव्यू नहीं। इंटरव्यू मैं कह रहा हूँ ना, आप मेंस में 400 नंबर लाओ। आप इंटरव्यू सोचो मत ना, क्यों सोचना है इंटरव्यू के बारे में। आप नोट्स याद करो, 400 नंबर लाओ, इंटरव्यू में आपको जितने लोवेस्ट मिलेंगे आप एसडीएम पक्का। मेरा इंटरव्यू कैसे मेरा इंटरव्यू तो क्या, मैं उस टाइम क्लीन सेवमेट था, तो उन्होंने कहा कि जाते ही तो कहा कि ज़्यादा जल्दी नहीं आ गया। मैंने कहा सर जल्दी तो नहीं आ गई, लग नहीं रहे हो आप अभी तो। क्या दाढ़ी में थोड़ा उस टाइम दाढ़ी बना लेते हैं तो कम ही सही लगते हैं, बाकी वो तो बहुत जनरल एकदम। कोई जितने वो मैं बता रहा हूँ ना कि आप जब तीनों पेपर की तैयारी करोगे ना, तब ऐसे कि कोई टॉपिक ऐसा बचेगा नहीं कि जो आपने पढ़ा नहीं हो मेंस में, उन्होंने पूछ लिया हो।
लगभग लगभग आपने पढ़ रखा होगा कि भाई जो अभी आपके सब्जेक्ट्स, भाई इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि आपके बीएससी में कुछ भी रहा हो वो आपके मेंस के सिलेबस में है। तो वही सिंपल सी कि भाई अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है, अभी कौन सी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो लड़ रहे हैं, लगभग लगभग मेंस के जो सिलेबस आपको याद है ना, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और बाकी इंटरव्यू में भी स्प्रिंग बोर्ड आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है, आपको उसमें भी सब कुछ नोट्स देंगे, आपको इंटरव्यू के भी नोट्स होते हैं स्प्रिंग बोर्ड देगी आपको यहाँ आ गए तो आप सब भूल जाओ और इंटरव्यू का भी ज़्यादा लोड ना लो, मेंस का विशेष फोकस रखें कि मेंस में मेरे को 400 प्लस मार्क्स लाने हैं, ताकि इंटरव्यू में मेरे अगर कम ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता इंटरव्यू का, कई बार आपका सब कुछ पता होता है, जैसे विकास सर है उनसे ज़्यादा नॉलेज मैं नहीं समझता किसी को, और फिर भी उनके इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स थे 48, और कोई कई ऐसे बच्चे हैं कि जिनके नहीं है, उनके 82 मार्क्स हैं, तो वो थोड़ा फ्लक्चुएट को लक थोड़ा फैक्टर काम करता है मुझे लगता है इंटरव्यू में, क्योंकि आप 10-15 मिनट में किसी को जज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने हाथ में मेंस है, मेंस को बेस्ट दें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर तो पूछो मत, वो छोड़ने के बाद पता चला कि अरे यार देखो इस मामले में मैं थोड़ा एक्सट्रीम था, आप इतना बोल्ड डिसीजन अपने स्तर पर ना लें। मैंने तो काफ़ी, फैमिली कंडीशन भी काम करती है, आपका पीछे का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि अपन कितने साल सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा गेम है और 95% तो मेहनत होती है, 4-5% लक भी होता है। अगर जॉब आपके बाधा नहीं बन रही है तैयारी में, हाँ फिर आप या कोशिश करें कि आपको अवैतनिक रह जाएं, आजकल तो बहुत है। हाँ ये जॉब का है, देखो फिर आप में उतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, घर वालों को मनाना चाहिए, घर वालों को, अब फिर क्या दिक्कत है, घर वालों ने ये कह दिया अपनी इच्छा से, फिर क्या पूछना। और सर कहते हैं मेरे को, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा था कि मैं वहाँ एलडीसी में था, मैंने तो राजेश में सीधी बात बता रहा हूँ, घर वाले मेरे तो मान नहीं रहते, मैंने तो राजेश सर को कॉल किया, राजेश सर जानते भी नहीं थे मैं कौन हूँ, मैंने कहा सर मैं कोई स्टूडेंट हूँ स्प्रिंग बोर्ड का, मेरा बैच खत्म हो गया, अभी एलडीसी हूँ, ओशियाँ लगा हुआ हूँ। तो कहा कि स्प्रिंग बोर्ड का नाम क्यों खराब कर रहा है यार, स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ कर एलडीसी आजा तो छोड़ चढ़। मैं तो दूसरे दिन आ गया, घर वालों को बाद में पता चला। मेरी बात सुनो, आप 3-4 महीने यहाँ पढ़ाई करो, खुद आप पे कितना भरोसा है, खुद पे आप 3-4 महीने पढ़ोगे तो आपको अंदर से फील आ जाएगी कि यस मैं डिजर्विंग हूँ या नहीं हूँ, आपको अंदर से फील आ जाती है, और आपको लगता है ना कि मैं कर सकता हूँ, फिर आप करो। मतलब ये, क्योंकि फिर जीवन भर वो गिल्ट रह जाता है सर कि मेरे में योग्यता थी, मैं कर सकता था, बस इस वजह से नहीं कर पाया कि मैं उस छोटे आकर्षण के प्रति रह गया। क्योंकि आपके पास, आप एक बार पुलिस में लग गए हो ना, तो मान के चलो आप में क्वालिटी तो ही है, आप ये एग्जाम तो और कभी निकालोगे, भाई छोटे एग्जाम तो और कभी निकालोगे। अब ये देखो, ये तुम्हारी इंडिविजुअल है, Individual अभी ये question। इतने सारे बच्चे बैठे हैं नहीं मैं समझता और हूँ, हिम्मत रखो, खुद पे अगर भरोसा है तुम्हें तो कोई से भी फैसला ले लो, दूसरों के कहने से नहीं लिया जा सकता ऐसा फैसला। प्रेशर तो रहता है, बट वो फिर मैंने तो उस प्रेशर को एक यूज स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, यूज स्ट्रेस के रूप में लिया था कि फिर मैं डबल कि अब तो करना ही है, कोई ऑप्शन, घर वालों को जवाब क्या देंगे कल को कि हमने तो पहले ही कहा था, लोग तो पहले बैठे हैं ना कि हमने तो पहले ही कहा था बन जा रहे। तो फिर ये आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फिर आपको 12 की जगह 15 घंटे पढ़ना है, आपको फिर मतलब अपना उतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि फिर आपको मतलब बिल्कुल डबल नहीं है भाई, आप ये रिस्क ले रहे हो तो ये आगे का सोच के चलो कि फिर मैं किसी भी हालत में ये निकालूंगी। हिस्ट्री कम याद होती है, हिस्ट्री राजेश सर पूरी याद करवा देंगे, आप चिंता मत करो, आपके माथे बैठ के याद करवा देंगे वो हिस्ट्री, हिस्ट्री की चिंता मत करो। यहाँ स्प्रिंग बोर्ड बाकी सब्जेक्ट की चिंता कर लो, हिस्ट्री की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री मेरी सबसे, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बीएससी से हूँ और हिस्ट्री मेरे को आपकी तरह पहले दिन यही सवाल, मैं कह रही है हिस्ट्री पता नहीं क्या ही है, और मैंने अभी एमए हिस्ट्री से की है। अच्छा अच्छा बिल्कुल, हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ ना कि हिस्ट्री ऐसा तो है नहीं सर दिन में 10 पेज पढ़ा रहे हैं सर, मुश्किल से नरेंद्र सर से इतनी कहानियां मैं सर के सामने कह नहीं रहा हूँ। नहीं वो रोज रिवाइज करो, और ऐसा कि सर आप खुद क्लास में बता देंगे कौन सी चीज़ें। मेंस के लिए थोड़ा प्री में दिक्कत आती है, मेंस के लिए तो बहुत छोटी है हिस्ट्री सर, मेंस के लिए तो बहुत कॉम्पैक्ट है। इवन मैं तो सर मेरे को अभी भी याद है कि आपको क्लास में सर बता देंगे इनमें से क्वेश्चन आते हैं, उनमें से क्वेश्चन आएंगे। राज सिंह सैली वाला क्वेश्चन था सर, नरेंद्र सर ने स्पष्ट क्लास में कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा
और आप में से कोई कर भी नहीं पाएगा, और जो मेन सी कॉपी होगी उसमें 100 बच्चों में से एक बच्चा ही आंसर लिख पाएगा। मैं क्लास में सबके सामने कहा था, उस टाइम सब कह रहे थे कि हाँ हाँ हाँ, और वो वाकई मेंस में क्वेश्चन आया था और कोई बच्चा नहीं करके आया। उसमें राजस्थान वाले राज सिंह को करके आया, कोई पल्लव वाला नहीं करके आया। सर एकीकरण पढ़ा रहे थे राजेश सर, उन्होंने कहा था कोई विलय याद करो नहीं करो, ये सिरोही वाला विलय याद रखना, ये आएगा। वो सिरोही वाला विलय आया था। तो आपको राजेश सर ये तो इतना पिन टू पिन बता देंगे कि ऑलमोस्ट पेपर आउट कर देंगे ये आपके लिए, चिंता मत करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ ये बात। अरे नहीं नहीं नहीं, और हिस्ट्री का इतना एक सब्जेक्ट का इतना आप बाकी हर ये सब स्टूडेंट के साथ होता है कि इतने सारे सब्जेक्ट है कि एक ना एक वीक रह ही जाता है। तो इतने सारे आपके पास स्कोप है कि उनमें ज़्यादा स्कोर करें और इसमें एवरेज स्कोर कर लें। बाकी अभी आप हार ना माने, आप ये दिमाग से माइंडसेट जरूर निकालना है। दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि मैं हिस्ट्री नहीं कर सकती, आप दिमाग में ये रखो कि मैं हिस्ट्री कर सकती हूँ। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ाएंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल, आप ये पहले दिमाग से बात, पहले से कोई प्रिज्यूम नहीं करना है कि मैं ये सब्जेक्ट मेरा हार्ड है, ऐसा कुछ ऐसा करोगे तो पार ही नहीं पड़ोगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट इतने बोरिंग है कि आप ऐसे कि पहले से सोच लोगे तो समस्या हो जाएगी। पहले से कुछ नहीं सोचना, सब में पहुंचेंगे यस ये सब्जेक्ट भी अच्छा है, यस ये सब्जेक्ट भी अच्छा है, तो अपने आप सेटल हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो आपको स्प्रिंग बोर्ड वाले निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। हिस्ट्री में तो आप जैसे बाहर जाके प्रचार और करोगे कि नहीं हिस्ट्री पढ़नी है तो राजीव सर नरेंद्र सर जिनसे पढ़ो, ये मुंह पे याद करवा देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपको मुंह पे याद करवाएंगे, मेरी गारंटी है आपको। आप थोड़ा भी अगर ईमानदार हो ना, आपको मुंह पे याद होगी सारी कुछ। इंग्लिश की वैसे यहाँ अगर आपकी बिल्कुल ही खराब है तो क्लासें लगेगी, तो जो ग्रामर जो भी है वो उनको पकड़ने की कोशिश करें। और एक कोई भी बुक जो हिंदी में, जैसे लूसेंट वगैरह जो हिंदी में भी समझा रखी है, समझ रहे हो, जैसे अपनी हिंदी मीडियम वाली ये होती है कि हिंदी में समझा देना कि तायती, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सेट होता है। तो कोई भी ऐसी बुक लें, उनको थोड़ी ग्रामर अच्छे से, थोड़ा ये पता हो जाएगी इजेमार कहाँ लगता है, हेजेव कहाँ लगता है। फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना तो मामला बैठ जाएगा। पैसे इधर ये आते हैं, छोटी मोटी ज़्यादा हार्ड आती नहीं है। और जो एंटोनियम सिनोनियम आते हैं उनमें तो 2 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन भी नहीं देते हैं, 2 ऑप्शन देते हैं। भाई 2 में से एक चूज़ करना है, इतनी ईजी है। आप ज़्यादा चिंता ना करें, आप मतलब अभी बेसिक ग्रामर अच्छी कर लें थोड़ी सी कि भाई पैसिव कैसे बनाते हैं, एक्टिव कैसे बनाते हैं, इजेमार कहाँ लगाता है, हेजेव कहाँ लगाते हैं, समझ गए। इनका ज़्यादा ही टाइम हो गया। चलो